डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। LLB पार्ट 2 का पेपर नंबर जो 4 है वो इस हवाले से सबसे लेंथी पेपर है कि उसमें पोर्शन जो है वो 4 बने हुए होंगे। पेपर इस तरह भी आ सकता है कि पहला क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होगा और उसके बाद हर पोर्शन में से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। इसमें 4 एक्ट दिए हुए हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 और सक्सेशन एक्ट 1925। तो इनमें हर पोर्शन में 2-2 सवाल दिए होते हैं और उसमें से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है और वो मोस्टली जो है इन चारों पोर्शंस में से जो इसके की टर्मिनोलॉजीज़ हैं उन्हीं पर मुश्तमिल होता है। पहला पोर्शन हम स्टार्ट करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। नाम से ज़ाहिर है कि ये प्रॉपर्टी को मुंतकिल करने का एक तरीक़ाकार इसमें वज़ा किया हुआ है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से मुराद होता है कि जब कोई शख्स किसी को अपनी प्रॉपर्टी में कोई राइट देता है, अपनी प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली तौर पर ट्रांसफ़र कर देता है या उसके ऊपर किसी एक मखसूस हद तक उसको मुंतकिल कर देता है अपनी प्रॉपर्टी, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये करने के लिए वही तरीक़ेकार है जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए होता है, यानी मेजर हो, साउंड माइंड हो और नॉट डिसक्वालीफाइड हो। कानून ने उसे नाअहल करार ना दिया हो कि ये प्रॉपर्टी मुंतकिल नहीं कर सकता। अब आपके जहन में आएगा कि कौन सा शख्स ऐसा होता है जो प्रॉपर्टी को मुंतकिल नहीं कर सकता। एक ऐसा शख्स जिसने बैंक से लोन लिया हुआ हो और उसने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो बैंक में रखे हुए हो, तो ऐसा शख्स अपनी प्रॉपर्टी को लोन की वापसी तक नहीं बेच सकता। इसे कहते हैं डिसक्वालीफाइड, नाअहल इंसान। इसी तरह साउंड माइंड होना भी ज़रूरी है और मेजर होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी लेने वाला होगा और बेचने वाला होगा वो दोनों लिविंग पर्सन होंगे। किसी अनबॉर्न बच्चे को ये प्रॉपर्टी मुंतकिल नहीं हो सकती, किसी माइनर को मुंतकिल नहीं हो सकती प्रॉपर्टी। हाँ, अगर उसका गार्डियन तैनात है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी मुंतकिल भी हो सकती है और वो परचेज़ भी कर सकता है। प्रॉपर्टी जो बेची जाती है मस्ट बी एग्जिस्टेंस, वो मौजूदा तौर पर अपने वजूद रखती हो। प्रॉपर्टी बेचने के लिए और प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए जो दोनों का मकसद हो पार्टीज़ का, यानी बायर का और परचेज़र का, वो दोनों लॉफुल होने ज़रूरी हैं। लॉफुल कंसिडरेशन हो, यानी कंसिडरेशन इन टर्म ऑफ सर्विस हो, इन टर्म ऑफ कैश हो, या कोई भी लॉफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बंदा कहे मैं आपको शराब के 2 ड्रम देता हूँ, मुझे 1 मरला ज़मीन दे दो। तो इस तरह का जो ट्रांसफ़र होगा वो लॉफुल कंसिडरेशन के तहत नहीं होगा। प्रॉपर्टी कितने तरीक़ों से ट्रांसफ़र हो सकती है? 6 तरीके हैं जो आप अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। पहला तरीका है सेल। सेल का मतलब होता है कि एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसे सेल कहते हैं। फिर उसके बाद मॉर्गेज है। मॉर्गेज होता है कि कोई शख्स कर्जा लेता है और अपनी प्रॉपर्टी दूसरे बंदे को मुंतकिल कर देता है। तीसरा तरीका लीज़ है, यानी पट्टे पे लीज़ होता है, किसी को किराए पर अपनी प्रॉपर्टी देना, और लीज़ 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड होता है, वरना वो रेंट कहलाएगा। एक्सचेंज होता है कि एक प्रॉपर्टी देना और उसके बदले में दूसरी प्रॉपर्टी ले लेना, इसे कहते हैं तबादला। फिर 5वां तरीका है गिफ्ट का। गिफ्ट को उर्दू में हिबा कहते हैं, यानी बग़ैर कंसिडरेशन के, बग़ैर मुआवजे के जब प्रॉपर्टी मुंतकिल की जाती है तो इसे हम गिफ्ट कहते हैं। इसी तरह एक्शनेबल गिफ्ट, ऐसे गिफ्ट जो कि किसी केस करने की वजह से मिल जाए। मिसाल के तौर पे बीवी को दिया हुआ है किसी ने हक महर में और अब अदा नहीं कर रहा, तो वो अगर कोर्ट चली जाती है तो अदालत उसको उसका ये गिफ्ट वसूल करके देगी। इसे कहते हैं एक्शनेबल गिफ्ट। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? हर ट्रांजैक्शन का जो इफ़ेक्ट है इसको हम 1 बाय 1 आगे पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो क्लियर होना ज़रूरी है। जैसे ऑस्टेंसिबल ऑनर। ऑस्टेंसिबल ऑनर का मतलब होता है नाम निहाद मालिक। ये मालिक नहीं होता है लेकिन मालिक के तौर पर रिएक्ट कर रहा होता है। इसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, ये खुद मालिक नहीं होता, लेकिन आगे ये खुद से ज़्यादा बेहतर मालिक बना सकता है। आम असूल ये है कि जो शख्स जितना मालिक होता है उतना ही दूसरे को मालिक बना सकता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स ने ज़मीन ख़रीदी हुई है स्टैम्प पेपर पे, तो वो आगे स्टैम्प पेपर पे ही ज़मीन बेच सकता है, वो रजिस्ट्री करा के नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पे ये शख्स मालिक नहीं है, सिर्फ इसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है।
वो पावर ऑफ अटॉर्नी दो तरह के होते हैं, एक जर्नल होता है, एक स्पेशल होता है। यानी मुख्तियारनामा आम, मुख्तियारनामा ख़ास। मुख्तियारनामा ख़ास किसी एक प्रॉपर्टी के मुतालिक होता है, और जो मुख्तियारनामा आम होता है वो तमाम प्रॉपर्टीज़, तमाम केसेस, यानी एक बंदा बाहर जाते हुए अपना कोई रिश्तेदार, अपना कोई बेटा, कोई अजीज़, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे जाता है। वो स्पेशल भी हो सकती है, वो जर्नल भी हो सकती है। तो ऐसा शख्स नेक नियति के साथ प्रॉपर्टी को बेच सकता है, प्रॉपर्टी का किराया वसूल कर सकता है। जो काम उसको, यानी जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी इसको डेलीगेट किया है, जो काम उसने इसको दिया है, वो करने का ये हकदार है। अब अगर एक पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाला शख्स प्रॉपर्टी को बेच देता है, बाद में मालिक आ जाता है, जो उसका ओरिजिनल मालिक है, जो बाहर गया हुआ था, वो आ जाता है, वो कहता है जी आपने तो बड़ी सस्ती बेच दी है, ये तो मैं इसको नहीं तस्लीम करता। वो ऐसा नहीं कर सकता, उसके ऊपर स्टॉपर लग जाएगा, यानी अमर माने तकरीर मुखालिफ लागू हो जाएगा उसके ऊपर, कि एक दफ़ा उसकी की हुई बात के ऊपर दूसरे बंदे ने रिलाई किया और फिर उसने कोई ट्रांजैक्शन की तो वो वैलिड होगी। ऐसे समझा जाएगा कि एक दुरुस्त मालिक ने प्रॉपर्टी को सेल किया है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है लिस पेंडेंस का। लिस पेंडेंस का मतलब होता है कि ज़ेर इल्तवा मुकदमा, अगर कहीं किसी जो है ना, अगर प्रॉपर्टी के हवाले से किसी अदालत में केस चल रहा हो, लिस का मतलब होता है कॉज, यानी कोई वजह, और पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग, यानी पेंडिंग सूट। अगर अदालत में पेंडिंग सूट है तो वो ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक वो पेंडिंग सूट डिसाइड नहीं हो जाता। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, उसके ऊपर ए और बी दोनों दावेदार हैं, ए कहता है मेरी है, बी कहता है मेरी है, तो उस प्रॉपर्टी को उस वक्त तक सेल नहीं किया जाएगा जब तक डिटरमिन नहीं हो जाता कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। यानी कानून ये चाहता है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट से बचा जाए, कि एक शख्स प्रॉपर्टी बेच जाए, फिर बाद में पता लगे ये तो उसकी थी नहीं, इसके दावेदार और हैं, फिर बाद में और दावेदार सामने आ जाए, इस दौरान जिसने ख़रीदी है वो भी तंग होगा। तो अदालत पहले कोशिश करती है कि जब तक प्रॉपर्टी क्लियर ना हो जाए तब तक उसको ट्रांसफ़र ना कराया जाए। इस दौरान पटवारी के पास जो रजिस्टर मौजूद होते हैं उसके ऊपर सुर्ख कलम फेर दिया जाता है, और जब वो मामला मुकम्मल हो जाता है, डिसाइड हो जाता है, तो फिर उसको वहाँ से क्लियर कर दिया जाता है, फिर वो ट्रांसफरेबल हो जाती है। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई शख्स अपने क्रेडिटर्स को धोखा देने के लिए या क्रेडिटर्स के पैसों को डिले करने के लिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है, तो ये समझा जाएगा ये फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र कर रहा है। यानी एक बंदा जो कर्ज़ा ले रहा होता है क्रेडिटर से, वो इसी बुनियाद पे ले रहा होता है कि उसके पास ज़मीन होती है, लोग कहते हैं हाँ ये ज़मींदार बंदा है, कर्ज़ा लौटा देगा, लेकिन कर्ज़ा लेने के बाद वो ज़मीन बेचना शुरू कर देता है, और इतनी ज़्यादा बेच देता है कि उसका जो कर्ज़ा है बाकी जायदाद से उतर ही नहीं सकता। तो इस सूरत में अदालत उसे, अगर क्रेडिटर आ जाते हैं अदालत में कि इसको रोका जाए, हमारे डेटर को ये ज़मीन बेच रहा है, तो अदालत उसको मना कर देती है, और ख़रीदार जो होता है अदालत उसको मना कर देती है कि वो ज़मीन को ना ख़रीदे। हाँ, अगर एक बंदा है जिसको नहीं पता कि ये जो है ना अपने क्रेडिटर को धोखा दे रहा है और मुझे इसलिए ज़मीन बेच रहा है, तो वो ठीक ख़रीदार है, अदालत उसको फिर नहीं रोकेगी अगर क्रेडिटर ना आए तो। हाँ, अगर एक बंदा गिफ्ट की सूरत में प्रॉपर्टी हासिल कर लेता है और वो ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो जाती है, तो फिर क्रेडिटर अदालत आ जाएंगे और वो जो गिफ्ट है वो वापस हो जाएगा और ये प्रॉपर्टी बेचकर इनका कर्जा उतारा जाएगा। इलस्ट्रेशन दी हुई है, ये ज़रा देख लीजिएगा। इलस्ट्रेशन ए बीइंग heavily indebted tries to dispose of his immovable property and convert into cash to defeat his creditor. B being aware of all these facts purchase such property from A. This sale is viable at the option of the creditor. बी को पता था कि ए इसलिए ये प्रॉपर्टी बेच रहा है ताकि अपने क्रेडिटर को धोखा दे सके और कैश में कन्वर्ट कर रहा था, इस वजह से ये जो ट्रांजैक्शन होगी ये वाइड करार दिलाई जाएगी अगर क्रेडिटर अदालत में आ जाते हैं तो।